गुड मॉर्निंग ऑल क्लास टेंथ स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं सोशल साइंस और जो कि एसएसटी का हिस्ट्री चैप्टर है। हिस्ट्री बुक है आपका। हिस्ट्री एक तरह से देखा जाए तो आप देख सकते हैं लिखा है इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट सेकंड दिया है। क्लास टेंथ का हिस्ट्री है। ये जो हिस्ट्री है क्लास टेंथ का आप कह सकते हैं इस चैप्टर में टोटल 1 2 3 4 5 6 5 चैप्टर तक दिए हैं। आप देख सकते हैं इंडियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड टेक्स्ट बुक इन द हिस्ट्री क्लास टेंथ इसका। और ये जो है आप देख सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी पैटर्न है। आप देख सकते हैं और इसलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको क्योंकि हिस्ट्री जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। आप देख सकते हैं यहाँ आप हिस्ट्री का जो भी चैप्टर आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड लेवल है, यानी कि पूरी जितने भी कंट्री आप देखें हैं, रसिया से लेकर के अमेरिका से लेकर जापान से लेकर फ्रांस से लेकर के इटली से लेकर जितने भी आप देख सकते हैं उन सब के बारे में चैप्टर बताया गया है। चैप्टर का नाम है पहला राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द नेशनल मूवमेंट इन इंडो चाइना, और उसके बाद दिया है इंडिया का, भारत का भी दिया है नेशनलिज्म इन इंडिया और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्क लाइफ एंड लेजर। यहाँ बताने का मतलब यह है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आप क्लास टेंथ तक ही नहीं देखेंगे, इसको आगे चलकर जो भी कंपटीशन में जो भी छात्र आईएसपीसी से तैयारी करते हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और हम आपको बता दें कि हिस्ट्री जो है एक ये वर्ल्ड लेवल हिस्ट्री आप कंपटीशन बेस पे देखेंगे। हायर जब आप तैयारी करेंगे वहाँ पर हिस्ट्री कोई जल्दी वर्ल्ड लेवल यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पहले तो लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम कई बार देखे हैं अक्सर करके वर्ल्ड हिस्ट्री लेवल में काफ़ी टीचरों की कमी रहती है और एक अच्छे टीचर की कमी हम बता रहे हैं। बाकी तो टीचर बहुत हैं लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री एक आपको एक कॉन्सेप्ट की तरह एक स्टोरी की तरह बताए, इस तरह की टीचर आपको अवेलेबल बहुत ही रेयर केस में मिलेंगे। तो लगभग ये 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो कि हमने एक नया टेक्निक तैयार किया है कि इसको छात्रों को एक स्टोरी की तरह समझाया जाए, कहानी की तरह समझाए, जिससे उनको हार्ड ये चैप्टर न लगे। तो हार्ड चैप्टर यानी कि स्टोरी आसान भाषा में आसान लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये हम कई बार आरओ वगैरह का, पीसीएस का, जितने भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री कई बार पूछा गया है। 1 नंबर का पूछा जाए, बारीक जैसे होता है 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम जो डीप में पढ़े रहेंगे वही बता सकते हैं। तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका बताने का पर्पज़ एक ही है कि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं क्लास टेंथ में या जो आगे तैयारी करना चाहते हैं और जो भी बड़ी लेवल में छात्र पढ़ना चाहते हैं, जो हायर क्लास के जैसे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं। और जो भी छात्र आईएएस तैयारी कर रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको भी वो देख सकते हैं। तो पहला आपका चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो थोड़ा टाइम लेंगे हम आपको बताने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि आपको कहानी की तरह समझाएं, आपको याद कराने की आवश्यकता न हो, एक स्टोरी की तरह आप समझें, तो जैसे आपको बहुत हार्ड हिस्ट्री नहीं लगेगा। तो हमको पता है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद का डिमांड कब उठता है, जब कभी कभी जब कोई परेशानी होता है राष्ट्र में, देश में, तो लोग अपने आप को फ्रीडम रखना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। दैट वॉज फील द फ्रीडम नॉट बी इंडिपेंडेंट, नॉट बी वो ज़्यादातर किसी के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं। तो पहले क्या था, जितने भी कंट्री होते थे
उन कंट्री के अंदर भी होते थे, तो वहाँ पर अलग अलग मोनार्ची सिस्टम होता था, राजशाही सिस्टम होता था। वहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे क्लास 9th में जो भी छात्र पढ़े होंगे डीप में हिस्ट्री, तो वो और अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम 9th का भी जल्दी अवेलेबल करा देंगे हिस्ट्री। वहाँ पर देखा गया तो जितने भी राजा होते थे वो क्या करते थे, थर्ड स्टेट के लोग, यानी थर्ड स्टेट जो भी, जैसे किसान हो गए, जो वर्कर हो गए, यानी पीजेंट्स हो गए, वर्कर हो गए, लेबर हो गए, जो अपर लेवल से मिडल लेवल, मिडल लेवल से भी नीचे काम करते हैं, यानी जो पुअर पर्सन होते हैं, पुअर पर्सन को इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दबा के रखा जाता था, उनसे काम लिया जाता था, पर टाइम से सैलरी नहीं दिया जाता था उनको। कम से कम 10-12 घंटे के बजाय 18-20 घंटे, 25 घंटे काम कराया जाता था, और उनके खान पीन का व्यवस्था नहीं था, न तो रहने का व्यवस्था होता था। इस तरह से किसान जो थे या पुअर जितने भी पर्सन होते थे वो राजा के अगेंस्ट होते थे। उनको ये मतलब ये बाउंडेशन पसंद नहीं था, क्योंकि राजा जो बोलते थे वही काम करना पड़ता था उनको। इस तरह से राजशाही सिस्टम होता था। राजा के जितने भी पुअर पर्सन थे सब लोगों ने एक अपना यूनिटी तैयार किया, क्योंकि बाकी कुछ ऐसे कंट्री थे जहाँ पर नेशनलिज्म हो गया था, कंट्री क्या हो गया था, राष्ट्र हो गया था। वहाँ पर राष्ट्र यानी कि नेशनलिज्म का डिमांड आ गया, यानी कि लोग चाहते थे कि हमारे कंट्री में भी डेमोक्रेसी आ जाए। डेमोक्रेसी यानी इसका मतलब ये होता है कि एवरी पीपल हैव फ्रीडम एंड पहले क्या होता था, कुछ बोलने से पहले, कुछ राइट करने से पहले किसी राजा को दिखाना पड़ता था। इसका मतलब बिना राजा का परमिशन से आप कुछ भी नहीं कर सकते, और राजा what take good decision or bad decision not be involved of any poor person। यहाँ आप बताया गया कि अगर राजा कोई डिसीजन लेता है तो वहाँ पर पुअर पर्सन का कोई योगदान नहीं होता था, न तो राजा पूछता था किसी किसान से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या कोई मतलब कोई बड़ा डिसीजन है या छोटा डिसीजन है, वहाँ पर पुअर पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि बताया गया था कि पुअर पर्सन को राइट टू वोट का भी अधिकार नहीं था। यहाँ भी बताया गया महिलाओं को भी अधिकार नहीं दिया गया था वोट करने के लिए, उनको बाहर से ही क्लास 9th में आप डीप में जब आपको पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री अच्छे से, अगर आप पढ़े होंगे। फिलहाल अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो हम पूरी स्टोरी आपको 9th का भी इसमें थोड़ा बहुत मिक्स करके शॉर्टकट में स्टोरी आपको बता दे रहे हैं। तो उसमें बताया गया था जो थर्ड स्टेट को लोग होते थे उनके माध्यम से जो लेटर लिखे जाते थे वो राजा के पास जाता था, या उन्हीं के जो थर्ड मिडल के होते थे, मिडल में सम पर्सन होते थे, जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे, जो गवर्नमेंट राजा के सोल्जर वगैरह होते थे, या हम कह सकते हैं मिडल, जो मिडल में आते थे वो लोग मिल करके ही राजा को सपोर्ट करते थे, और थर्ड स्टेट की बात को यानी कि डिमांड को नहीं सुना जाता था। इससे जो पीपल थे, पुअर पर्सन बहुत परेशान थे, तो उन्होंने सारे जितने भी कंट्री थे जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं था, जहाँ पर इन सबको नहीं ध्यान दिया जाता था, वहाँ पर सब लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, कुछ कंट्री जो हैं डेमोक्रेसी हो गए हैं, वहाँ के पीपल फ्रीडम हो गए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट कर सकते हैं, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। पहले क्या था, ट्रेवल करने के लिए भी आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो वहाँ के राज्यों को जो किंग होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था अलग अलग सिस्टम से। तो वहाँ के पीपल जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, यानी कि कुछ कंट्री में अब उनको जो मिडिल क्लास भी थे, कुछ तो मिडिल क्लास के जो पुअर पर्सन के उनके फीलिंग को समझते थे, उनके साथ अत्याचार जो हो रहे थे वो भी अंडरस्टैंड करते थे। यहाँ अब कुछ जो पुअर पर्सन थे वो मिडिल क्लास के बातों को समझते थे, क्योंकि आपस में बैठ करके दोनों बात करते थे कि ये अगर डेमोक्रेसी आ जाता है, क्योंकि राजा सही राइट डिसीजन नहीं ले रहा है, आप लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि समाज में हमेशा कभी कभी अच्छे व्यक्ति भी मिल जाते हैं। मिडिल क्लास के लोग जो थे जो पुअर पर्सन के प्रति सहानुभूति भी रिप्रेजेंट करते थे, दिखाते थे और उनके साथ काम करते थे। लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, कब हम लोग जो अलग अलग संप्रदायों में हैं सबको एक साथ मिला करके हम अपना एक राष्ट्र बनाएंगे, और हमारा भाषा एक होगा, हमारा राष्ट्र चिन्ह एक होगा, हमारा फ्लैग एक होगा, यानी कि सबका
एक होना चाहिए। नेशनलिज्म का मतलब ही होता है कि यूनिटी होना चाहिए, राष्ट्र मतलब अपने राष्ट्र के लिए तत्पर रहना या राष्ट्र के बारे में सोचना, यानी सबको एक साथ होना चाहिए। तो यहीं से अभी तक आप हम भारत के हैं तो भारत के बारे में नेशनलिज्म होता है और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ आप पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उस कंट्री में बताया गया किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो आइए इस चैप्टर में हम आपको बताते हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो वीडियो लंबा होगा, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करके अच्छे से समझेंगे तो उनको और अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक राइटर हैं या आप कह सकते हैं एक आर्टिस्ट है, उन्होंने एक जैसे होता हम लोगों के पास पैसा आ जाता तो हम लोग आने से पहले सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो लोग अपना पहले से ही रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ऐसे ही जो आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने राष्ट्र के लिए, अपने यूरोप के लिए एक इमेज तैयार किया कि अगर हमारे कंट्री में अगर डेमोक्रेसी आ जाता है तो हमारा राष्ट्र कैसा होगा। तो उन्होंने उसको देखते हुए एक क्या किया, पिक्चर तैयार किया। पिक्चर तैयार करने का मतलब उन्होंने दिखाया कि किस तरह से हमारा राष्ट्र होगा। तो एक इस इमेज में आप देख सकते हैं, तो एक फ्रेडरिक सोर्यू हैं, उन्होंने एक पिक्चर तैयार किया, उन्होंने दिखाया कि ये आप देख सकते हैं एक वुमेन्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि राष्ट्र में बहुत सारे अलग अलग धर्म भी बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने एक इमेजिनेशन वुमन तैयार किया कि जो ये देख सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं एक नॉलेज का एक प्रतीक लिए हैं, एक इनलाइटमेंट होगा और उसमें दिखाया गया कि राष्ट्र में किस तरह से ज्ञान का उदय होता है। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि पीपल जो हैं एक लाइन से आप देख सकते हैं, एक सीरीज वाइज ये देख सकते हैं, ये चलते हैं, ये देख सकते हैं, इस तरह से वो आते हैं और सब लोग अपने कंट्री के लिए, जो थर्ड पीपल हैं वो अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए एक अपने अपने साइड से एक फ्लैग लेके आ रहे हैं, फ्लैग कि हमारा एक राष्ट्र होगा, हमारा फ्लैग इस तरह से होगा और सब लोग एक कतार में आ रहे हैं, क्योंकि इसके पास आने के पास, यानी जो आप देख सकते हैं स्टैचू बना है, यहाँ आने का मतलब ये इसके इस साइड जो जाएगा वो डेमोक्रेसी हो जाएगी, यानी यहाँ पर बोलने की आज़ादी हो जाएगी। आपका यहाँ पर किसी भी मोनार्ची सिस्टम नहीं होगा, आपके द्वारा पीपल सिलेक्ट किए जाएंगे, वही आपका राजा होगा। यानी कि अब किसी एक जनरेशन से, या आप कह सकते हैं एक ही फैमिली से राजा नहीं बनाए जाएंगे, यहाँ पर पीपल जिसको वोट करेंगे और वही राजा बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से अलग अलग जितने भी कंट्री थे सब लोग एक कतार से, एक लाइन से आ रहे हैं और सब लोग अपना एक एक फ्लैग लिए हैं कि अब हमको भी एक राष्ट्र एक कंट्री बनाना है या बनाना है, हम लोग एक हैं। और उनके आप देख सकते हैं गॉड हैं, यहाँ सब, यहाँ ईश्वर हैं, आप देख सकते हैं उनके, और ये सब इस आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आइए हम इस पिक्चर में देखते हैं। तो यहाँ दिया है कि इन 1848 में एक फ्रेडरिक सोर्यू हैं, एक फ्रेंच के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रिपेयर्ड किया है, तैयार किया है ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, 4 प्रिंट इन्होंने तैयार किया है। एक आप देख सकते हैं यहाँ है, एक ये आप देख सकते हैं 2 है, और यहाँ पर जितने भी पीपल हैं सब लोगों, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो सब लोग डिमांड किए थे मोनार्ची को हटाओ, राजा को हटाओ। राजा को इन्होंने क्या किया, जो उनका मुकुट होता है, उनका दरबार होता है, जो होते हैं बिल्डिंग वगैरह सब तोड़ करके आप देख सकते हैं एक यहाँ इन्होंने गुस्से में यहाँ पर रख दिया गया, तोड़ फोड़ के फेंक दिया गया है इसको। तो यहाँ देख सकते हैं एक इन 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने तैयार किया है प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ही इज कॉल्ड देम। एक फ्रेंच फ्रेडरिक सोर्यू ने 1848 में, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको अंडरलाइन कर लेना कि 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू ने, एक फ्रेंच के थे, ये आर्टिस्ट थे, इन्होंने एक तैयार किया था 4 ऑफ प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम। उन्होंने अपना एक ड्रीम तैयार किया था
कि हमारा वर्ल्ड कैसा होगा, कि अगर कोई कंट्री राष्ट्र बनता है तो किस तरह दिखेगा ना। ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ ए डेमोक्रेटिक, उन्होंने तैयार किया कि एक हमारा कंट्री जो होगा वो डेमोक्रेटिक होगा और यहाँ पर सोशल रिपब्लिक होगा। ही इज कॉल्ड देम, यहाँ पर सब लोग अपने आप को फ्रीडम फील करेंगे। तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट प्रिंट में दिखाया गया है ऑफ द सीरीज सो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। द फर्स्ट प्रिंट में आप देख सकते हैं कि सीरीज सो द पीपल, यहाँ के जो लोग हैं यूरोप के और अमेरिका के, इसमें मेन और वुमेन की बात करें, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस सोशल क्लास, इसमें आप देख सकते हैं जो आ रहे हैं अमेरिका के हैं और यूरोप के हैं, और यहाँ पर जो मैन है वुमन है, चाहे ओल्ड हैं, चाहे आदमी है, चाहे औरत हो, स्टूडेंट या हम वृद्ध व्यक्ति हों, चाहे छोटा बच्चा हो, हर वर्ग के लोग एक साथ में आ रहे हैं। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज सो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, फर्स्ट प्रिंट में यूरोप और अमेरिका के हैं, मेन एंड वुमन ऑफ ऑल एज सोशल क्लास, हर वर्ग के, यानी कि चाहे पुअर पीपल हो, चाहे रिच पर्सन हो, चाहे किसी भी कास्ट के हों, सब लोग, ऑल एजेस, सब वर्ग के लोग इसमें आ रहे हैं, ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। अब कहाँ आ रहे हैं? मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, एक मार्च करते हुए एक लॉन्ग ट्रेन में इस तरह से आ रहे हैं। मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज द पास बाई इट, और कहाँ आ रहे हैं? ये जो स्टैचू है इसी के पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ आएंगे तो एक डेमोक्रेटिक होगा हमारा कंट्री और हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। होमेज, और यहाँ पर आ करके अपना सब लोग होमेज दे रहे हैं, जैसे होता है कि अपने एक होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कि इस स्टैचू के पास आएंगे और श्रद्धा देंगी। और होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ आने का मतलब सब लोग फ्रीडम हो जाएंगे, लिबर्टी हो जाएंगे। एज द पास बाई इट, और यहाँ से होके जो गुजरेगा वह फ्रीडम होगा। एज यू वुड रिकॉल द आर्टिस्ट, और जो आर्टिस्ट है वो भी दोबारा बताता है कि द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये तब का है जब फ्रेंच का रिवॉल्यूशन, फ्रेंच की क्रांति हो रही थी। पर्सनिफाइड लिबर्टी एज फीमेल फिगर, और ये जो रिप्रेजेंट किया गया एक फीमेल का रिप्रेजेंट किया गया, जिससे किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन न हो कि हमारे धर्म के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, कि किसी क्यों मैन को नहीं किया गया है, सॉरी। तो हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, इन्होंने एक टॉर्च दिया है, क्या है? हियर यू कैन रिकॉग्नाइज, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। सी द बियर्स इन वन हैंड, एक हाथ में लिए हैं चार्टर ऑफ राइट मैन, और एक जो दूसरे हाथ में लिया है उन्होंने कि सबके साथ क्या होगा? न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। रिवॉल्यूशन, as you would recall artists the time of French Revolution personified liberty as female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment. See bears in one hand and the charter of right man in the other. On the earth is the foreground of the image shattered remains of symbol of absolute institution. यहाँ दिखाया गया कि आप इस जमीन पे देख सकते हैं कि जो राजा थे उनके स्टैचू को तोड़ करके गिरा दिया गया है। राजा को अब यहाँ की प्रजा नहीं मान रही है कि अब हम नहीं मानते कोई राजा होगा, अब क्या होगा? डेमोक्रेसी होगा, हमारे राष्ट्र में सब फ्रीडम, स्वतंत्र होंगे, कोई हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, हम लोग स्वतंत्र हैं। इसके विरोध में उनको तोड़ करके यहाँ फेंक दिया गया है। तो here you can recognize the torch of enlightenment. See bears in one hand, charter of right of man in the other. On the other hand, foreground, जमीन पर आप देख सकते हैं foreground of the image में दिखाया गया है light of Saturn remains the symbol of absolutist institution in show you यूरोपियन विजन। अब उनका एक ही विजन है कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्राउंड आर डिस्टिंक्ट नेशन। अब सब लोग क्या कर रहे हैं? अब एक नेशन का डिमांड रख रहे हैं कि अब हमारा एक राष्ट्र होगा। आइडेंटिफाई थ्रू दियर फ्लैग, हमारा अपना एक फ्लैग होगा, नेशनल कंज्यूम होगा, और लीडिंग द प्रोसेसन वी द पास ऑफ स्टैचू, जो भी इस राष्ट्र के स्टैचू के पास आएगा वो फ्रीडम होगा, उसका अपना एक नेशनल फ्लैग होगा। और हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ, उस समय की बात करें तो लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच
बाय दिस टाइम वेर ऑलरेडी नेशन स्टेट। जबकि हम उस समय बात करें यूनाइटेड स्टेट, और ये तब की है फ्रेंच की घटना। तो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले यही ऑलरेडी नेशन स्टेट बन गए थे। यानी कि इस कंट्री में डेमोक्रेसी हो गया था, लागू कर दिया गया था, यानी कि ये कंट्री अब नेशनल कंट्री है। देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम ऑलरेडी नेशन स्टेट, ये नेशन स्टेट बन गए थे। जैसे एग्जाम में देखो दिखा है, एग्जाम में सबसे पहले पूछा जाएगा कि फ्रेंच के रिवॉल्यूशन के टाइम सबसे पहले कौन सा कंट्री नेशन बना था, तो यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, ये नेशन बन चुके थे, राष्ट्र बन चुके थे। तो एक आपका ये है यूनाइटेड स्टेट और एक आपका स्विट्जरलैंड। ये कब की घटना है? 1848 में। ये पहले से ही इंडिपेंडेंट हो गए। आगे लिखा है फ्रांस। एब्सोल्यूट का मतलब बता दें, लिटरेटरी ए गवर्नमेंट आर द सिस्टम ऑफ रूल। यहाँ पर एक गवर्नमेंट होगा, एक गवर्नमेंट होगा जिसका अपना एक रूल होगा, सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर एक्सट्रीज, और किसी एक के हाथ में पावर नहीं होगा। इन द हिस्ट्री ऑफ टर्म, यानी कि राजा, पहले क्या था, राजा होता था, राजा के पास पूरा पावर होता था। अब ऐसा नहीं है, अब डेमोक्रेसी होने से पावर शेयर कर दिया जाएगा। इन द हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में देखा, द टर्म ऑफ रिफर्स टू फॉर्म ऑफ मोनार्चिकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज एंड मिलिट्री इज रिप्रेसेसिव। तो इन हिस्ट्री में देखा जाए तो द रिप्रेस फॉर्म ऑफ मोनार्चिकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज मिलिट्रीज एंड रिप्रेसिव। यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट हैज आइडियल दैट अनलाइक एक्चुअली एग्जिस्ट। अब यूटोपियन ए विजन ऑफ सोसाइटी, जो भी एक वर्ग के, एक सोसाइटी के हैं, दैट इज सो आइडियल दैट, अब सबका एक आइडियल होगा। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशन ट्राई कलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। आइडेंटिफाई, आप इसमें आइडेंटिफिएबल कर सकते हैं कि ट्राइकुलर रिवॉल्यूशनरी, ध्यान देना, आइडेंटिफिकली बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर, सबका अपना एक जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं एक ट्राई कलर होगा। ही जस्ट रीच द स्टैचू, और सब लोग अपने फ्लैग लेकर के स्टैचू के पास आ रहे हैं। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, अब सब फॉलो कर रहे हैं जर्मनी को। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, अब जो जर्मन के लोग हैं वो अपना लिए हैं ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, एंड ये ट्राई कलर में। इंटरिंग जंगल एट द टाइम ऑफ वेन सोर यू क्रिएट दिस इमेज, अब उस इमेज में दिखाया गया है कि जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट यूनाइटेड, जबकि जर्मन के लोग जो हैं एक यूनाइटेड स्टेट नहीं बनना चाहते। जैसे होता है ना, कुछ कंट्री जो है नेशन बनना चाहते हैं, कुछ कंट्री नहीं, जैसे कुछ पीपल सपोर्ट करते थे, कुछ कंट्री सपोर्ट नहीं करते थे। तो जर्मन पीपल डिड नॉट येट, जबकि जर्मन के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हमारा कंट्री एक नेशन बने। अब जैसे जो राष्ट्र के अंतर्गत हैं, जैसे मिडिल के लोग हैं या अपर क्लास के लोग हैं, अपर स्टैंडर्ड हैं, जैसे फर्स्ट जो राजा वगैरह हैं, तो राजा जब उनको पता है कि हमारा राष्ट्र बन जाएगा, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी हो जाएगा, हमारा राजशाही चला जाएगा, इसलिए कुछ पीपल उनका विरोध भी करते थे कि डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में न लाया जाए। जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट यूनाइटेड नेशन, ध्यान देना, जर्मन के कुछ जो लोग थे, जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट ए यूनाइटेड नेशन, वो एक राष्ट्र नहीं बनाना चाहते थे, या उनको पता था कि अगर हमारे कंट्री में अगर डेमोक्रेसी आ जाएगा तो हमारा, यानी हमारा पद जो है राजशाही, ये चला जाएगा, इसलिए वहाँ के लोग कुछ जो है सपोर्ट भी करते थे राजा का। द फ्लैग एंड कैरी इज एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, अब लेकिन जो फ्लैग था, या हम बात करें द कैरी एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, अब लोगों को का ये मानना था, यानी कि 1848 यूनिफाई द नंबर्स ऑफ जर्मन स्पीकिंग, कुछ पीपल थे जो जर्मन बोलते थे, एंड प्रिंसिपलिटीज इनटू नेशन स्टेट अंडर द डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, और जर्मन के कुछ लोग जो थे ऑस्ट्रिया बोलते थे, या सॉरी फॉलोइंग द जर्मन पीपल, कुछ जर्मन के लोग जो थे फॉलो करते थे
ऑस्ट्रिया एंड किंगडम ऑफ टू लाइक सिल्क्स, और कुछ जो वहाँ के जो किंगडम थे राजशाही थे सिल्क्स फॉलो करते थे, एंड लॉम्बार्डी भी फॉलो करते थे। ध्यान देना, जर्मन में कई खंड हुए थे। जर्मन में आप बता सकते हैं जैसे लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, ये जर्मन एक राष्ट्र था। जैसे इंडिया है ना, इंडिया में कई जैसे इंडिया है तो इंडिया में देख सकते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं, स्टेट होते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं जर्मन में जो छोटे छोटे स्टेट थे, या आप उस समय कह सकते हैं जैसे पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड, हंगरी है, रसिया है, फ्रॉम द इवेंट्स एबव द चेरिस्टी, और उनके जो चेरिस्ट हैं, संत हैं, एंजल है, गेज अपॉन द सीन, ये ऊपर से देख रहे हैं। क्योंकि जर्मन में जो छोटे छोटे राष्ट्र थे वो अब नेशन बनना चाहते थे कि नहीं, अब हमारा अलग अलग से क्या हो, नेशन हो, एक हमारे यहाँ राजा नहीं होना चाहिए, हम अपने ढंग से रूल करेंगे। तो इस तरह से इमेज में दिखाया गया है। दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेंड्स एमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ से उनके जो क्रिश्चियन हैं, उनके गॉड हैं, ये उस तरह से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो दिस चैप्टर दे हैव बीन यूज द आर्टिस्ट ने इस तरह से इस सिंबल को रिप्रेजेंट किया है, और कि जैसे जितने भी पीपल हैं उनके अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो गॉड उनको सपोर्ट कर रहे हैं या ब्लेस दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बीन यूज आर्टिस्ट सिंबलाइज अ फीचर एमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। दिस चैप्टर विल डील द मीनिंग ऑफ द इशू विजुलाइज्ड बाय द सोरियो। और इस तरह चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग रिप्रेजेंट किए गए हैं। फ्रेडरिक सोरियो ने अपना ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक आते आते आप देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज ए फोर्स which brought about sweeping the change of the political and the mental world of Europe। तो यानी अब 19वीं शताब्दी तक आते आते लोगों का एक मानसिकता डेवलप हो गया था कि नहीं, ये जो है हमारा कंट्री अगर डेमोक्रेसी हो जाएगा तो काफ़ी बेनिफिट होगा। अब धीरे धीरे से लोग अब उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। अब जागरूक होने का मतलब अब सब लोग अपने कंट्री को नेशनलिस्ट बनाएंगे, अब सपोर्ट करेंगे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में नेशनलिज्म अब इमर्ज होके आया, उभर के आया। अब लोग जान रहे हैं एज ए फोर्स विच द ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज, कि ये आ जाने से अब धीरे बहुत सारे चेंज आ जाएंगे। ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज, अब लोग जान गए कि नेशनलिज्म होगा तो हमारे कंट्री में फ्रीडम होगा, अब एक राजा नहीं रहेंगे। इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, अब यूरोप के पूरे यूरोप में अब इस फीलिंग को लोग अच्छे से समझ गए। द इंड रिजल्ट ऑफ दी चेंज, अब इसमें रिजल्ट क्या चेंज आया, द इंड ऑफ रिजल्ट चेंज वाज द इमरजेंस नेशन स्टेट। अब जो छोटे छोटे हैं वो नेशन स्टेट बन रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक, और जहाँ पर मल्टी नेशनल डायनेस्टिक हैं एम्पायर ऑफ यूरोप। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन द विच सेंट्रलाइज पावर एक्सेस एंड सोवर कंट्रोल over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। अब यूरोप में एक लंबे समय के बाद यानी कि काफ़ी टाइम बीतने के बाद धीरे धीरे अब कंट्री एक वहाँ के पीपल जो हैं, थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, मिडल स्टेट के लोग हैं, और भी जो वेल एजुकेटेड हैं लोग उसको समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं हमारे कंट्री में। तो 19th सेंचुरी तक आते आते काफ़ी कंट्री में यानी कि कंट्री के लोग जो थे काफ़ी अंडरस्टैंड करने लग गए थे, इसलिए अब सब सपोर्ट कर रहे हैं। अब कंट्री में काफ़ी चेंजिंग आ गई है। बट ए नेशन स्टेट वाज वन विच ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन, बट ए नेशन स्टेट, लेकिन नेशन स्टेट की बात करें तो वाज वन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूल्स केम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ डिसेंट। बट ए नेशन स्टेट, अब एक नेशन स्टेट की बात करें तो वहाँ पर मेजॉरिटी देखा गया जो लोग थे, एंड नॉट ओनली द रूलर्स, वो राजा के खिलाफ होना चाहते थे, मतलब एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। अब वो जानते थे कि अब हमारी अभी अलग अलग राष्ट्र से लोग जानते थे, अलग अलग जैसे प्रांतों में वो जानते थे, लेकिन जब नेशन बन जाएगा कंट्री तो नेशन के नाम से, जैसे अगर हम बात करें इंडिया,
तो अगर सपोज करो मध्य प्रदेश है, बिहार है या यूपी है, अभी ये अलग अलग अपना सिंबल लेके जाएंगे फॉरेन में, कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन जब अब इंडिया एक राष्ट्र बन गया है, तो इंडिया से अगर कोई जाएगा, किसी भी राज्य से अगर फ्लैग लिया है, इंडिया का तिरंगा झंडा लिया है, तो लोग देखते ही जान जाएंगे कि ये इंडिया के हैं, ये भारत के रहने वाले हैं। तो इसका मतलब हमारा एक सबका एक कॉमन आइडेंटिटी होगा, तो हमारा पॉपुलैरिटी जो है बहुत फेमस होगा। तो ऐसे हमको अलग अलग प्रांतों से फेम नहीं मिलेगा, हमारा राष्ट्र बनना जरूरी है। देखो लिखा है, बट ए नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी होगा एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट दिस कॉमनेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम imperial, it was forget through struggle through the action of leader and common people। अब धीरे धीरे लोग जो हैं इसको अंडरस्टैंड करते हुए, काफ़ी राजा के अगेंस्ट आते हुए, स्ट्रगल करते हुए, आप देख सकते हैं जो उस समय के लीडर थे, एक्शन ऑफ लीडर एंड कॉमन पीपल, सब एक साथ आने की फेम में हैं कि नहीं। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस, क्योंकि इस चैप्टर में अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से हमको उनको अंडरस्टैंड करना है, उनके बारे में समझना है। दिस चैप्टर विल लुक एट डाइवर्स ऑफ प्रोसेस दिस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू द 19th सेंचुरी इन यूरोप। और 19वीं शताब्दी तक आते आते पूरे यूरोप में एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब अंडरस्टैंड करते हैं। पैराग्राफ में अगर जो भी छात्रों को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो न समझ पाए हैं, तो यहाँ से हम आपको दिखा दें, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बार हम आपको यहाँ से रिपीट करा दे रहे हैं हिंदी में, जो भी छात्र नहीं समझ पाए हैं वो और अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमने ये देख सकते हैं, एक बुक आपका हिंदी मीडियम का भी NCERT हमने अवेलेबल करा रखा है। तो आप देख सकते हैं कि 1848 में 1848 एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। सभी उम्र सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा का वंदना करते हुए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको CBSE बोर्ड के इंग्लिश मीडियम में NCERT में बताया। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में और दूसरे हाथ मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश जो राजा थे, उनके ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सरयू के कल्पना दर्शन, जो फ्रेडरिक सोरियो उनकी जो इमेजिनेशन है बताया है, में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों में समूह में बटे हुए हैं, अलग अलग, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। पहले उनका कपड़ा और राष्ट्रीय उनका अलग होता था, बट अब नेशन होने के बाद उनको राष्ट्र से संबोधित जाना जाएगा। देखो, स्वतंत्रता की मूर्ति से देखो लिखा है, जिनकी पहचान उनके कपड़ों राष्ट्रीय पोशाक से होती है, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस को नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा पास अभी भी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू उसके पीछे जर्मन के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए थे वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों के अभिव्यक्ति हैं, जिनमें अनेक जर्मन भाषा रियासतों में एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य को गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया और 2 सिसिलिया की राजशाही, जैसे लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारों के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने दिखाया है। 19वीं दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी
परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता का एक केंद्रीय शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्ष नेताओं और आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं के प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का अस्तित्व में आया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको नया CBSE बोर्ड यानी कि NCERT के पैटर्न को आपका नया चैप्टर है फर्स्ट, अब यहाँ से शुरुआत होता है हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का, जबकि यहाँ भी कई बार एग्जाम में लॉन्ग पूछा गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लॉन्ग न हो, लंबा न हो, इसलिए हम ये पार्ट 2 जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, फ्रेंच का क्रांति और उनके मन में यानी कि उनका राष्ट्र का उदय, या देखो लिखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच की क्रांति एंड द आइडिया ऑफ नेशन, राष्ट्र के बारे में एक जो आइडिया है ये आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से काफ़ी वर्ल्ड लेवल में आप जो बड़े एग्जाम है ISPC की तैयारी करते हैं वहाँ भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यहाँ से लॉन्ग में पूछा जाता है। और शायद CBSE बोर्ड स्टूडेंट जो भी हैं या UP बोर्ड हैं ये सबके लिए यूज़फुल है, इसलिए हमने दोनों मिक्स करके आपको समझा दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और हमारे पास उतना बढ़िया कैमरा नहीं है तो आपको डिजिटल के माध्यम से बताएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़रूर हम आपके पास अवेलेबल कराएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए जिससे हम अपना जो अभी निर्धारित किया गया है डिजिटल बोर्ड वो काम हो जाए। तो हम आपको एक नए सिरे से आपको समझाएंगे।